इस भागती दौड़ती जिंदगी में हर किसी को जीतना है, पर कभी कभार असली जीत छोटी छोटी चीजों को रुककर सेलिब्रेट और अप्रिशिएट करना भी होता है। वैसे भी लाइफ एक हाईवे है जिस पर चलते ही जाना है। ऐसे ही ऑसम मैसेज के साथ डिज्नी पिक्सार कार्स ने दुनिया भर में धूम मचाई और अपनी यूनिक कॉन्सेप्ट और एनिमेशन स्टाइल से दुनिया भर के लोगों को अपना फैन बनाया। और उन्हीं का हिस्सा हमारे सब्सक्राइबर्स भी हैं, जिन्होंने पिछले कम्युनिटी पोस्ट में इस टॉपिक को तो वोट किया ही था, साथ ही साथ उन्होंने हमें कई बार इस टॉपिक को कमेंट करके सजेस्ट भी किया था। अब सबका इस टॉपिक को सजेस्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द डिज्नी पिक्सार कार्स मूवीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कार्स मूवी का आइडिया आखिर किस कार को देख कर आया था और पहले इसकी कहानी क्या होने वाली थी, क्या है लाइटनिंग मैक्वीन के नंबर 95 का राज। जानेंगे लाइटनिंग मैक्वीन के चीप नॉकऑफ्स के बारे में और फाइनली डिज्नी पिक्सार कार्स के अचीवमेंट्स और इसके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। डिज्नी पिक्सार कार्स मूवी का आइडिया 1998 में ही जॉर्गेन क्लबिन को आया था, जहां पर वो अमेरिका में लॉन्च हुई डेनिश जर्मन कार मिनी एल, जिसे सिटी एलवी कहा जाता था, उससे इंस्पायर्ड थे। ये 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक कार थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन के लिए जगह थी। यही कारण है कि ये कार अमेरिकन मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा इम्प्रैक्टिकल थी और अमेरिका में इसकी सेल बहुत ही ज्यादा बुरी रही। जॉर्गेन क्लबिन ने पहले इसकी कहानी के स्क्रिप्ट को द येलो कार के रूप में लिखा था, जो बेसिकली एक ऐसे येलो इलेक्ट्रिक कार की कहानी होती जो फ्यूल से चलने वाली कार्स के बीच में खुद को लोनली महसूस करती, और बहुत हद तक इसकी कहानी द अगली डकलिंग से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी। फाइनली इस कहानी को दुरुस्त किया डिज्नी पिक्सार की सबसे पहली मूवी टॉय स्टोरी के राइटर और डायरेक्टर और डिज्नी पिक्सार के दर्जन भर से भी ज्यादा मूवीज को डेवलप करने वाले जॉन लेसेटर ने, जिन्हें इसकी कहानी का इंस्पिरेशन तब आया जब वो अपने परिवार के साथ एक फैमिली ट्रिप पर निकले थे और उन्होंने रूट 66 के रास्ते से गुजरने का सोचा, जो अमेरिका का 3940 किलोमीटर लंबा पुराने हाईवे सिस्टम में से एक है, जो लॉस एंजलिस से लेकर शिकागो तक 8 स्टेट्स को क्रॉस करते हुए जाता है। यहाँ पर जॉन लेस्टर को भागती दौड़ती दुनिया से निकलकर चीजों को रुक कर एंजॉय करने का इंस्पिरेशन मिला, जो अल्टीमेटली इस मूवी की कहानी का मेन फोकस बना। वेकेशन से वापस आने के बाद उन्होंने रूट 66 के बारे में और जानने के लिए रूट 66 की हिस्ट्री और इस पर बेस्ड डिवाइडेड हाईवेज नाम की डॉक्यूमेंट्री भी देखी। पहली मूवी के अंदर कार्स को एज अ प्रैक्टिकल कैरेक्टर दिखाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, जिसके कारण इसके डिजाइन के लिए जॉन लेसेटर ने ऑटो मेकर्स और कार डिजाइनर से भी कंसल्ट किया, जहां पर फोर्ड मोटर कंपनी के जे मेज ने उन्हें कार्स की डिजाइन की बारीकियों के बारे में समझाया। लेकिन इसके बाद भी बोलती हुई कारों का डिजाइन बनाना इतना भी आसान नहीं था, जिसके कारण कार की विजुअल डेवलपमेंट में अलग अलग कैरेक्टर की 43,000 स्केचेस बनाए गए, जहां पर जॉन लेस्टर ने इस बात की जिद पकड़ ली थी कि वो कार्स की आंखों के लिए हेडलाइट्स का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और वो बेसिकली डिज्नी की ही शॉर्ट फिल्म सूजी द लिटिल ब्लू कूप से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। फिर भी इन कार्स के फुल इमोशन को क्रिएट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एग्जाम्पल के रूप में इन कार्स की हाथ पैर के बजाय टायर्स थे, जिसके कारण इन कार्स की प्रैक्टिकलिटी को इमेजिन करना बहुत मुश्किल था, जहां पर इनके लिए किसी भी प्रकार का रेफरेंस फुटेज बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इसीलिए एनिमेटर्स को यहाँ पर अपने प्योर इमेजिनेशन का सहारा लेना पड़ा। वहीं पर कार्स को अपने वजन के हिसाब से भारी भी दिखाना था, जिसके कारण जॉन लेस्टर ने एक ऐसा फुटेज बनाया जिसमें वो सब कुछ उन्हें दिखाया जो एनिमेटर्स को बिल्कुल भी मूवी के लिए नहीं करना था। आप में से बहुत लोगों ने ये बात जरूर सोची होगी कि अगर लाइटनिंग मैक्वीन नंबर 1 आता है तो उसका नंबर 95 क्यों है। वेल, इसकी अपनी भी एक कहानी है, जहां पर पहले लाइटनिंग मैक्वीन का नंबर 57 होने वाला था और ये बेसिकली डायरेक्टर जॉन लेस्टर के बर्थ ईयर का एक रेफरेंस होता, लेकिन बाद में इसे चेंज करके 95 कर दिया गया, जो डिज्नी और पिक्सार की पहली फिल्म टॉय स्टोरी की रिलीज ईयर 1995 का रेफरेंस था। लाइटनिंग मैक्वीन का सबसे बेवकूफ यट सच्चा और बेस्ट फ्रेंड मेटर का कैरेक्टर अमेरिकन स्टॉक कार रेसिंग के सुपर फैन डगलस कीवर से इंस्पायर्ड था, जिनकी फिल्म मेकर से मुलाकात तब हुई जब वो शार्लेट मोटर स्पीडवे पर कार्स के लिए रिसर्च करने आए थे। और तो और पहली मूवी के अंदर इनका एक कैमियो भी है, जहां पर इन्होंने एक मोटर होम का रोल प्ले किया है। वैसे मूवी के अंदर इसकी आवाज को अमेरिकन कॉमेडियन लैरी द केबल गाय ने दिया है। कार्स मूवी के अंदर कई सारे कैरेक्टर्स को रियल लाइफ कार्स पर मॉडल किया गया है, जिनमें अगर सबसे पहले बात करें लिज़ी की, तो ये बेसिकली 1913 की हेनरी फोर्ड की डिजाइन मॉडल टी पर बेस्ड है, जिसे टिन लिज़ी भी बुलाया जाता था।
वहीं पर डॉक हडसन 1951 के हडसन हॉर्नेट कार से इंस्पायर्ड थे। वहीं पर लाइटनिंग का बेस्ट फ्रेंड टोमीटर 1955 के शेवले टास्क 4 पिकअप ट्रक से इंस्पायर्ड था। वहीं पर रेमोन 1959 की शेवी इम्पाला से इंस्पायर्ड था। लुइजी 1959 की फिएट 500 से, हिप्पी फिल्मोर 1960 की फोक्सवैगन माइक्रोबस, सार्ज 1952 के विलीज जीप से इंस्पायर्ड थे, मैक सुपरलाइनर से इंस्पायर्ड था और सैली 2002 की पोर्शा 911 कैरेरा से इंस्पायर्ड थी। वहीं पर आपको जानकर हैरानी होगी कि अपना हीरो लाइटनिंग मैक्वीन किसी एक पर्टिकुलर कार से इंस्पायर्ड नहीं है, बल्कि इसकी डिजाइन को सिर्फ और सिर्फ शेवले कॉर्वेट की हल्की फुल्की डिजाइन से लिया गया है। बाकी सब कुछ एनिमेटर्स की डिजाइन है। पहली मूवी के अंदर डॉक हडसन का कैरेक्टर रियल लाइफ के नेस्कार चैंपियन हर्ब थॉमस पर मॉडल किया गया था, जो हडसन हॉर्नेट से रेस किया करते थे और उन्हें 1954 में अमेरिकन रेसर ली पैटी ने हराया था। वहीं पर दूसरी तरफ लाइटनिंग मैक्वीन के कैरेक्टर के लिए मोहम्मद अली और अमेरिकन रॉक स्टार किड रॉक के बिहेवियर्स का इंस्पिरेशन लिया गया, जहां पर इस कैरेक्टर में हॉलीवुड एक्टर ओवन विल्सन ने अपनी आवाज से जान डाल दी। वहीं दूसरी ओर इस मूवी के अंदर कई सारे रियल लाइफ रेसर्स ने भी अपना कैमियो दिया है, जहां पर ली पैटी के बेटे रिचर्ड पैटी ने इस मूवी के अंदर द किंग को अपनी आवाज दी है। वहीं पर दूसरी तरफ जर्मन रेसर माइकल शूमाकर, इटालियन रेसर मारियो आंद्रेती और अमेरिकन रेसर डेल अर्नहार्ड जूनियर ने इस मूवी के अंदर अपना कैमियो दिया है। जैसे कि पिक्सार हर नई मूवी के साथ एक नया चैलेंज लेकर आता है और एनिमेशन में एक नया ही इनोवेशन लेकर आता है, ऐसा इस मूवी के साथ भी हुआ, जहां पर इस मूवी के लिए कार्स के मेटल के शाइन और पेंट के शाइन में अंतर करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। यही कारण है कि डिज्नी पिक्सार की सबसे पहली मूवी बनी जिसने रे ट्रेसिंग का इस्तेमाल किया है। 3D एनिमेशन के अंदर रे ट्रेसिंग लाइट के पाथ को अलग अलग सरफेस पर ट्रेस करने के टेक्निक को कहते हैं, जिसकी मदद से एनिमेशन के अंदर अलग अलग मटेरियल्स के टेक्सचर्स को और भी अच्छे से दिखाया और निखारा जा सकता है, जिसका इस्तेमाल आजकल करंट जनरेशन वीडियो गेम्स में बहुत हो रहा है। यही कारण है कि इस मूवी के अंदर यूज किए हुए कंप्यूटर्स पिक्सार की पिछली मूवी से काफी ज्यादा तगड़े थे। फिर भी इन कंप्यूटर्स को इस मूवी के एक फ्रेम यानी 1 सेकंड के 24वें हिस्से जितना एक इमेज तैयार करने के लिए 17 घंटों तक का वक्त लगता था। वहीं पर कुछ फ्रेम्स तो हफ्तों तक का वक्त लिया करते थे। दूसरी मूवी के अंदर फिन मैकनिसल का रोल ब्रिटिश एक्टर माइकल केन ने प्ले किया है। हो सकता है कि आपको जानकर हैरानी हो कि पहले फिन मैकनिसल कार्स की पहली मूवी में दिखने वाला था, जहां पर लाइटनिंग और सैली अपनी डेट पर एक स्पाई मूवी देखते, जिसमें फिन मैकनिसल लीड हीरो होता। सेकंड मूवी के अंदर लाइटनिंग का कॉम्पिटिटर फ्रांसेस्को बर्नियोली मॉडर्न फार्मूला 1 कार्स के ऊपर मॉडल किया गया था, जहां पर इसका लास्ट नेम बर्नियोली स्विस मैथमेटिशियन डैनियल बर्नियोली के बर्नियोली प्रिंसिपल पर रखा गया है, जिन्होंने एरोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट समझाया था। यही कारण है कि पूरी मूवी में हमें फ्रांसिस्को बर्नियोली अपनी एरोडायनेमिक्स बॉडी की तारीफ करते हुए दिखता है। कार्स 3 की मूवी की रिसर्च के लिए अमेरिका के 5 नेस्कार लोकेशंस को स्टडी किया गया, जहां पर उनका साथ दिया अमेरिकन रेसिंग कंसल्टेंट रे एवरग्राम ने। यहाँ तक कि कई सारे स्टॉक कार रेसिंग म्यूजियम्स को भी एनालाइज किया गया, और तो और एनिमेटर्स ने खुद कई सारे प्रोफेशनल रेस ड्राइवर्स के साथ रेस कार में बैठ के खुद एक्सपीरियंस किया, जिसने उन्हें स्टॉक रेसिंग को समझने में और भी ज्यादा हेल्प की। क्रूज रेमिरेज, जिसने थर्ड मूवी के अंदर लाइटनिंग के लेगेसी को संभाला, इस कैरेक्टर को एनिमेशन में 656 बोन्स के साथ रिग किया गया था, जिन्हें हैंडल्स की तरह इस्तेमाल करके कैरेक्टर्स को एनिमेट किया जाता है, जहां पर इसमें से 360 उसकी बॉडी के लिए था, वहीं पर 296 उसके फेस के लिए था, ताकि इस कैरेक्टर को एक बहुत ही बेहतरीन इमोशंस के साथ दिखाया जा पाए। थर्ड मूवी के अंदर मड्स के साथ काम करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, जहां पर एनिमेटर्स को इसे सीन्स के हिसाब से थिक और थिन दिखाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, और तो और डस्ट और स्प्लैटर को भी एनिमेट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके अलावा मूवी के अंदर थॉमसविल फॉरेस्ट को दिखाने के लिए 5,87,000 पेड़ों को मूवी के लिए मॉडल किया गया था। अब चलिए बात करते हैं कार्स मूवी के कुछ कॉपी कैट्स के बारे में। तो अगर सबसे पहले बात करें ब्राजीलियन एनिमेशन कंपनी वीडियो ब्रांक्वेडो की, तो इसने 2006 से लेकर 2007 तक डिज्नी की कार्स मूवी की नकल के 4 मूवीज को रिलीज किया, जिनमें कार्स का डिजाइन बहुत ज्यादा सिमिलर था डिज्नी के ओरिजिनल कार्स के डिजाइन से। फिर भी इसकी एनिमेशन स्टाइल डिज्नी पिक्सार के कार्स के मुकाबले कुछ भी नहीं था, और ब्राजील की इस कंपनी के लिए पहली बार नहीं था। उन्होंने कई सारी फेमस अमेरिकन एनिमेशन मूवीज का चीप नॉक ऑफ बनाया है। वहीं पर दूसरी ओर चाइना भी किसी से पीछे नहीं है, और उन्होंने कार्स मूवी का एक बहुत ही चीप कॉपी बनाया।
जहां पर उन्होंने कार्स 2 मूवी का टाइटल तक कॉपी कर लिया और अपने कैरेक्टर्स के लुक और डिजाइन को पूरी तरह से कॉपी करने के बावजूद भी इस मूवी के डायरेक्टर जुओ जियानरोंग ने इस बात को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि उन्होंने कार्स मूवी की कॉपी की है। उन्होंने तो अपने डिफेंस में ये भी कहा कि अगर कोई किसी की तरह दिखता है तो क्या वो भी कॉपीराइट का नियम तोड़ रहा है। लेकिन इस मूवी की खराब एनिमेशन और स्टोरी लाइन ने खुद साबित कर दिया कि ये मूवी कितनी अच्छी थी। यहाँ तक कि खुद चाइना की लोकल ऑडियंस ने इसके पोस्टर को इस मूवी से अच्छा बताया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बेइज्जती है। फाइनली डिज्नी ने 2016 में इस मूवी के ऊपर $1,90,000 का कॉपीराइट क्लेम किया। अब चलिए बात करते हैं कार्स मूवी के कुछ अचीवमेंट्स और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो अगर सबसे पहले बात करें वर्ल्ड वाइड कमाई की, तो कार्स की तीनों मूवीज ने टोटल $495 मिलियन की बजट पर $1.4 बिलियन अब तक कमाया है, जिसमें इसकी सबसे पहली मूवी ने $120 मिलियन की टोटल बजट पर वर्ल्ड वाइड $462 मिलियन कमाए थे। इस मूवी सीरीज के अलावा कार्स की अपनी कई सारी शॉर्ट फिल्म्स को भी रिलीज किया गया और तो और इसका अपना स्पिन ऑफ मूवी सीरीज प्लेन्स की 2 मूवीज को भी रिलीज किया गया, जो क्रिटिकली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। वहीं पर अगर बात करें अवार्ड्स और नॉमिनेशंस की, तो कार्स की पहली मूवी को बहुत ज्यादा प्रेज मिला था, जहां पर इसे ऑस्कर के साथ साथ गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट एनिमेटेड फीचर की नॉमिनेशन मिली थी। साथ ही साथ ऑस्कर्स में इसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का भी नॉमिनेशन मिला था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मूवी ने दोनों ही अवार्ड नहीं जीते। वहीं पर बाकी की 2 मूवीज को कुछ खास नॉमिनेशन हासिल नहीं हुए और इन्हें कुछ खास अवार्ड्स नहीं मिले। वहीं पर अगर बात करें कार्स 4 की, तो डिज्नी ने अभी इस बात की अनाउंसमेंट तो नहीं की है कि वो कार्स की चौथी मूवी को कब तक लेकर आएंगे, लेकिन 10 दिसंबर 2020 को डिज्नी ने इस बात की अनाउंसमेंट जरूर की है कि वो लाइटनिंग मैक्वीन और मीटर की एक एनिमेटेड टीवी शो लेकर आएंगे, जो डिज्नी प्लस पर प्रीमियर होगा, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो गाइस, ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द कार्स मूवीज फैक्ट्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। ऑफ कोर्स मुझे कार्स के कॉपी कैट्स के बारे में जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई थी, जिन्होंने एक तो चोरी भी की, ऊपर से सीना जोरी भी की। इनके अलावा भी अगर आपको इस सीरीज के बारे में कोई और फैक्ट मालूम है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हमारी आने वाली ऐसी फ्यूचर ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।